करेंगे चैप्टर थर्ड जो है करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी एक्चुअली में होता क्या है? करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या है? एक ब्रांच है फिजिक्स की जहाँ पर हम किसके साथ डील्स करते हैं? हम डील करते हैं स्टडी ऑफ चार्जेस। जब चार्जेस कहाँ पे हो? स्टडी ऑफ चार्जेस इन मोशन। ठीक है, हम चार्जेस की स्टडी करते हैं जब वो चार्जेस किसके अंदर हो? मोशन के अंदर हो। यही स्टडी हमारी क्या कहलाती है? करंट इलेक्ट्रिसिटी कहलाती है। ठीक है, जैसा हम जानते हैं कि करंट क्या होता है? जब हमारे चार्ज पार्टिकल का नेट फ्लो होता है किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे? करंट कहेंगे। ठीक है, तो अब हम क्या कहेंगे? करंट कहेंगे। और हम उन्हें क्या कह सकते हैं? यहाँ पे हम देखेंगे कि ये जो चार्ज पार्टिकल्स हैं, ठीक है, ये जो चार्ज पार्टिकल है जो क्या बना रहे हैं? करंट को बना रहे हैं। ये होते क्या हैं? तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो है आपका करंट कैरियर्स। ठीक है, करंट कैरियर्स होते क्या हैं? तो आप क्या कहोगे? करंट कैरियर्स आर द चार्ज पार्टिकल्स हु फ्लो इन डेफिनिट डायरेक्शन। जो क्या करेंगे? ये चार्ज पार्टिकल्स हैं जो क्या करेंगे? एक डेफिनिट डायरेक्शन में फ्लो करेंगे। ठीक है, एंड कॉन्स्टिट्यूट द इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, और इस डेफिनेट डायरेक्शन में फ्लो करने की वजह से वो क्या बनाएंगे? वहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट को बनाएंगे। ठीक है, इन्हीं को हम क्या कहते हैं? चार्ज कैरियर्स कहते हैं। ठीक है, इन्हीं पार्टिकल्स को हम क्या कहते हैं? चार्ज कैरियर कहते हैं। तो अगर हम बात करें सॉलिड्स की, ठीक है, अगर हम बात करें सॉलिड्स की, तो सॉलिड्स के अंदर चार्ज कैरियर क्या है? हमें पता है सॉलिड्स के अंदर जितने भी हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर द चार्ज कैरियर। ठीक है, क्योंकि हमें पता है मेटल्स में क्या होता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वो सारे सारे किसकी तरह काम करेंगे? हमारे करंट कैरियर की तरह काम करेंगे। ठीक है, और अगर हम लिक्विड की बात करें, लिक्विड्स के अंदर, तो लिक्विड्स के अंदर क्या होते हैं? हमारे एनायन एंड कैटायन होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज क्या होते हैं? एनायन और कैटायन होते हैं। और जिसकी वजह से ये जो पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज एनायन एंड कैटायन है, यही क्या करते हैं? किसकी तरह काम करते हैं? करंट कैरियर की तरह काम करते हैं। अगर हम गैस की बात करें, ठीक है, अगर हम गैसेस स्टेट की अगर हम बात करें, तो ये नॉर्मली गैस क्या है? इंसुलेटर होती है। ठीक है, जो हमारी गैस है वो क्या होती है? इंसुलेटर होती है। ठीक है, सो बट गैस क्या है? हमारी क्या करती है? हाई अगर हम क्या ले लें? वोल्टेज की वैल्यू क्या ले लें? हम वेरी हाई ले लें। मैंने आपको शायद बताया था लगभग लगभग एयर की जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है वो कितनी है? 3 × 10⁻⁶, सॉरी, ब्रेकडाउन इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? 3 × 10⁻⁶ वोल्ट पर मीटर। तो अगर हम इस इतना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड ले लें, यानी कि इतना इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है, तो इसका मतलब वहाँ पे पोटेंशियल भी होगा, पोटेंशियल बहुत ज़्यादा हाई ले लें, तो उस केस में हमारी जो गैस है वो क्या हो जाएगी? आयनाइज हो जाएगी। आयनाइज होने का मतलब क्या है? पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज में डिसोसिएट हो जाएगी। और तब उस टाइम पे हमारी गैस क्या करती है? इलेक्ट्रिसिटी को बनाती है। ठीक है, और उसके जो चार्ज पार्टिकल्स हैं ये क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करवा सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हमारे जितने भी मोस्टली हमारे जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जैसे न्यूक्लियर एक्सेलरेटर वगैरह, जितने भी हमारे इंस्ट्रूमेंट हैं उनको बाहर से इवैक्यूएट किया जाता है। इवैक्यूएट करने का क्या कारण है? कि इन एक्सेलरेटर के अंदर जो हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। ठीक है, लगभग लगभग इसके बराबर का होता है, 3 × 10⁻⁶ वाट पर मीटर। तो क्या होता है कि इसके आसपास की जो हवा है वो आयनाइज ना हो जाए, उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं? इस पूरे चैम्बर को इवैक्यूएट करते हैं। ठीक है, और इसको हम क्या कह सकते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग भी बोलते हैं इस तरह की चीज़ को। ठीक है, तो ये थे आपके इंट्रोडक्शन का पार्ट। नेक्स्ट नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को हम बोलते हैं ईएमएफ। ईएमएफ क्या होता है? इट इज़ डिफाइंड एज द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड ऑफ ए सेल। कोई भी एक सेल है
उसके जो इलेक्ट्रोड्स हैं, यानी कि ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और नेगेटिव इलेक्ट्रोड, इन दोनों के बीच में जो भी वोल्टेज का डिफरेंस है, पोटेंशियल का डिफरेंस है, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, ईएमएफ। तब कहेंगे जब इसमें से कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगी, यानी कि ये किसी भी तरह किसी सर्किट से कनेक्टेड ना हो, यानी इसका जो सर्किट है वो कैसा हो, ओपन हो, ठीक है। या तो इसका सर्किट इस तरह से जैसे किसी रेजिस्टेंस से कनेक्टेड है तो कोई भी हमारी जो की है वो क्लोज ना हो, ठीक है। क्लोज नहीं होगी तो कोई करंट नहीं होगी, उस टाइम पे इसके टर्मिनल्स के बीच में जो वोल्टेज होगी वो ईएमएफ के बराबर होगी। या फिर हम किसी भी तरह की कोई करंट ड्रॉ नहीं कर रहे हैं, तो उस टाइम पे किसी भी गिवन सेल का जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसी को हम क्या कहेंगे, ईएमएफ, ठीक है। दूसरा, आप कह सकते हो जब भी आप मार्केट से नया सेल खरीदते हो तो उस टाइम पे जब उसको सर्किट में कनेक्ट नहीं करें, उसके पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के बीच में जो भी वोल्टेज होगी उसे हम क्या कहेंगे, ईएमएफ कहते हैं, ठीक है। और जब करंट ड्रॉ करेंगे तो ईएमएफ नहीं रहेगा बल्कि उसका ईएमएफ धीरे धीरे कम होता चला जाएगा, ठीक है। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, एसआई यूनिट जो ईएमएफ की है वो है हमारी वोल्ट्स, ठीक है। और आप बोल सकते हो जूल और जूल पर कूलम, और आप कह सकते हो यहाँ पे इस तरह से जूल पर कूलम, ऐसे ही बोल सकते हो, ठीक है। तो ये इसकी एसआई यूनिट्स है, ठीक है। अब क्वेश्चन अराइज होता है, ठीक है, और अगर हमारे पास कोई भी इलेक्ट्रोलाइटिक, यानी अगर हमारे पास इस तरह से हमारे पास है, जैसे कि एक ये हो गया, एक टर्मिनल ये हो गया, ठीक है। एक तो ये हो गया, ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, और मान लो ये नेगेटिव टर्मिनल हो गया आपका। तो पॉजिटिव टर्मिनल, और ये कोई भी हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, इस रीजन के अंदर हम कह रहे हैं कोई भी सॉल्यूशन है, तो इन दोनों टर्मिनल के बीच की जो भी वोल्टेज की वैल्यू होगी उसी को हम क्या कहेंगे, ईएमएफ कहेंगे। अब क्वेश्चन अराइज होता है ईएमएफ किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, तो क्वेश्चन अराइज होता है कि ईएमएफ ऑफ ए सेल किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो सबसे पहला फैक्टर है नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड का नेचर कैसा है, ठीक है, उसके स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है, नेचर एंड कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, जो भी हमने इलेक्ट्रोलाइट्स यूज़ किया हुआ है उसकी कंसंट्रेशन क्या है, उसका नेचर कैसा है, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है या वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। एंड द टेम्परेचर ऑफ सेल, तो इन तीन फैक्टर की वजह से ईएमएफ क्या है हमारा सेल का चेंज होता है, ठीक है। तो ये हमारे मेन फैक्टर्स थे। नेक्स्ट है हमारे पास टॉपिक इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है, इलेक्ट्रिक करंट होता है ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट होता है द टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर इज मेजर्ड एज करंट, कि कोई भी रीजन है, पर्टिकुलर रीजन किसी कंडक्टर का, उस रीजन में से एक सेकंड के अंदर कितने चार्ज पार्टिकल्स हमारे क्रॉस कर रहे हैं, उनके नंबर को ही हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा हमारे पास, द टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, ठीक है। जो हमारी इलेक्ट्रिक करंट होती है वो किसके इक्वल होती है, डी क्यू बाई डी टी, ठीक है। हमें पता है डी बाई डी टी को हम क्या बोलते हैं, रेट बोलते हैं, ठीक है। और आप कह सकते हो इनडायरेक्ट वे से चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम,
ठीक है। और हम जैसा कि जानते हैं कि जो किसी भी बॉडी के ऊपर जो चार्ज होता है वो किसके इक्वल होता है, एन ई के। देयरफॉर करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, क्यू डिवाइडेड बाई टी इज इक्वल्स टू एन ई डिवाइडेड बाई टी। ये हमारे पास आएगी करंट की वैल्यू। हमें पता है क्यू की वैल्यू किसके इक्वल होगी, एन ई डिवाइडेड बाई टी। सॉरी, अगर हम कहेंगे किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया में से एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्रॉस कर रहे हैं तो उसमें से कितना चार्ज क्रॉस करेगा, एन ई, क्योंकि हमें पता है एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो देयरफॉर हमारी जो करंट की वैल्यू हो जाएगी वो कितनी होगी, एन ई डिवाइडेड बाय टी हो जाएगी। हमारे पास करंट की वैल्यू आएगी जहाँ पे एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई इज द चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन और टी इज द टाइम फॉर विच द चार्ज फ्लो थ्रू दैट कंडक्टर। ठीक है, सो आप और क्या कह सकते हो, जो करंट है वो क्या है, फर्स्ट डेरिवेटिव है। किसका फर्स्ट डेरिवेटिव है, फर्स्ट डेरिवेटिव, फर्स्ट आप कह सकते हो टाइम डेरिवेटिव, फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव ऑफ चार्ज। चार्ज का फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव है, जो ये डी क्या बाई डी टी आया है इसको फर्स्ट डेरिवेटिव बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे पावर इसकी 1 है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट है यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यूनिट जो होती है इलेक्ट्रिक करंट की, अब हमें मतलब करंट क्या होता है, कुलाम्स डिवाइडेड बाय टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकेंड। तो कुलाम पर सेकेंड को हम बोलते हैं अनदर यूनिट एम्पेयर। ठीक है, ये जो हमारे एम्पेयर थे जिन्होंने इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन दी थी उनके ऑनर पे, उनकी नाम पे ये यूनिट पड़ गई एम्पेयर। ठीक है, जो इसकी क्या है, एसआई यूनिट है। ठीक है, तो अगर हम 1 एम्पेयर को हमें डिफाइन करना है अगर हमें 1 एम्पेयर को डिफाइन करना है तो हम कैसे डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो आप क्या कहोगे, करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज सेड टू बी 1 एम्पेयर इफ 1 कूलम ऑफ चार्ज इज फ्लो फॉर 1 सेकेंड। ठीक है, तो आप क्या कह सकते हो, इलेक्ट्रिक करंट इज सेड टू बी 1 ampere if 1 coulomb of electric charge flow for 1 second। ठीक है, तो ये हमारी 1 एम्पेयर की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास डायरेक्शन ऑफ करंट। करंट की जो डायरेक्शन है, स्पेशली इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन है, हम कैसे देखते हैं। तो हम जैसा कि जानते हैं कि हमारा जो भी सेल है, सेल का जो भी पॉजिटिव टर्मिनल होगा और जो नेगेटिव टर्मिनल होगा, और हम इन दोनों को किसी कंडक्टर से कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, दोनों टर्मिनल्स को। तो इस कंडक्टर के क्रूज यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, पॉजिटिव पोटेंशियल, और यहाँ पे कैसा फील्ड डेवलप होगा, नेगेटिव फील्ड डेवलप हो जाएगा। ठीक है, तो तब हम क्या कहेंगे कि जो करंट होगी, करंट कहाँ फ्लो करेगी, करंट हमेशा फ्लो करती है, कन्वेंशनल करंट की जो डायरेक्शन होती है वो होगी हमारी अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जिधर भी आपके इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, यानी हमें पता है इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन क्या होगी, इलेक्ट्रॉन देखो ये हमें पता है नेगेटिव पोटेंशियल से जाएंगे कहाँ की तरफ, पॉजिटिव। तो इसका मतलब करंट की डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जिधर भी मूव करेंगे उससे अपोजिट होगी, यानी कि इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, जिधर भी पॉजिटिव चार्ज फ्लो करेगा कंडक्टर का। ठीक है, तो ये हमारी क्या है, हमारे पास कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन होगी। दूसरी हमारी करंट होती है इलेक्ट्रॉनिक करंट। इलेक्ट्रॉनिक करंट क्या होती है हमारी, इलेक्ट्रॉन की वजह से होती है। तो इलेक्ट्रॉनिक करंट और कन्वेंशनल करंट दोनों में डिफरेंस है। कन्वेंशनल करंट तो क्या होती है, जो पॉजिटिव चार्ज की वजह से होती है, यानी जिधर पॉजिटिव चार्ज फ्लो करे। इलेक्ट्रॉनिक करंट कौन सी होती है, जो इलेक्ट्रॉन की वजह से होती है, और जिधर इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे उधर ही इलेक्ट्रॉनिक करंट होगी। यानी कन्वेंशनल करंट और इलेक्ट्रॉनिक करंट दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, हमारी अपोजिट होगी। ठीक है, नेक्स्ट है करंट कैसी क्वांटिटी है, करंट स्केलर क्वांटिटी है या फिर वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसका आंसर है, ठीक है, हम क्या कहेंगे, करंट
इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये एक स्केलर क्वांटिटी है। क्यों ये स्केलर क्वांटिटी है? क्योंकि करंट लॉ ऑफ अलजेब्रा को, वेक्टर अलजेब्रा यानी वेक्टर के जो एडिशन है, ट्रायंगल वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन, इन लॉ को फॉलो नहीं करती है। ठीक है, जो करंट है डजंट फॉलो द लॉ ऑफ वेक्टर अलजेब्रा, देयरफॉर इलेक्ट्रिक करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, ये हमने 11th में भी किया था। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर्स। कंडक्टर्स के अंदर इलेक्ट्रिक करंट कैसे बनती है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे कि ये मान लो हमारा कंडक्टर है। ठीक है, और इस कंडक्टर को मैंने किससे कनेक्ट किया, किसी भी गिवन बैटरी के टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, ये मेरी बैटरी है। ध्यान रखना बच्चे सिंबल बहुत गलत बनाते हैं, पॉजिटिव फिर नेगेटिव, नेगेटिव को नेक्स्ट के पॉजिटिव से, फिर नेगेटिव, और इस तरह से ये सिंबल होता है। बहुत बहुत सारी मिस्टेक होती है, तो ये मिस्टेक नहीं करनी है आपको। तो ये हमारा पॉजिटिव है, ये हमारा पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, और इसके नेगेटिव वाले पोर्शन को दूसरे एंड से कनेक्ट कर दिया कंडक्टर के। तो क्या होगा, हमें पता है ये जो बैटरी है, मान लो इसकी वोल्टेज V है, इसकी वजह से जब इसे कनेक्ट करेंगे एक सर्किट हमारा क्लोज हो जाएगा और इस सेल में से करंट फ्लो होने लग जाएगी। ठीक है, और वो कहाँ फ्लो होगी, ये वाला जो टर्मिनल है वो किसकी तरह काम करेगा, पॉजिटिवली चार्ज की तरह, और ये वाला जो टर्मिनल है वो किसकी तरह काम करेगा, नेगेटिवली चार्ज टर्मिनल की तरह काम करेगा। तो क्या होगा, अब हमें पता है किसी भी कंडक्टर के अक्रॉस अगर हम उसको सोर्स से कनेक्ट कर देते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इस तरफ होगी। ठीक है, और जो हमारा इलेक्ट्रॉन है, जो भी कंडक्टर के अंदर फ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, अगर हम एल्यूमिनियम की बात करते हैं तो उसके अंदर कितने होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, एक मोल की अगर हम बात करेंगे तो एक मोल के अंदर होता है 6.23 इंटू 10⁻23। तो एक मोल अगर हम एल्यूमिनियम लेते हैं तो एक एटम के अंदर कितने हैं इलेक्ट्रॉन, 3। तो इतने एटम के अंदर कितना होगा, 3 से मल्टीप्लाई करो, इतने इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ मूव करने लग जाएंगे। ठीक है, मेरी बात समझ आ रही है कि हम कंडक्टर, एक मोल तो इतना सा ही होता है, बट अगर हम इतने बड़े कंडक्टर की बात करें तो आप आइडिया लगा सकते हो कितने सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे। वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, इधर की तरफ मूव कर रहे हैं। अब सारे ही नहीं पहुंच पाते यहाँ तक, कुछ इलेक्ट्रॉन्स हमारे क्या होते हैं, रजिस्ट हो जाते हैं। बट जब वो इधर की से इधर मूव करेंगे तो उनकी वजह से कन्वेंशनल करंट सेटअप होगी और वो इधर होगी। वो इधर से इधर क्यों मूव करेंगे, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हुआ है इस कंडक्टर में, वो क्या करेगा इलेक्ट्रॉन के ऊपर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जैसा कि नेगेटिवली चार्ज है तो वो क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा, इलेक्ट्रिक फोर्स लगाएगा। हमें पता है जब भी कोई नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट होती है। तो इस वजह से ये जो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको फोर्स लग रहा था, उस फोर्स की वजह से वो क्या करते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करते हैं। और जब वो इस रीजन को लीव करेंगे और यहाँ से नए चार्ज इस रीजन के अंदर एंटर होंगे, नहीं जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ से लीव करेंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे इस कंडक्टर के अंदर एंटर होंगे, जिस वजह से हम क्या कहेंगे कि ये जो कंडक्टर है ये इलेक्ट्रिक करंट को अपने में से फ्लो करवा रहा है। इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो कराने का मतलब क्या है कि उसमें से इलेक्ट्रॉन्स लीव आउट कर रहे हैं। अगर इस कंडक्टर के अक्रॉस हमने किसी तरह की कोई बैटरी नहीं लगा रखी है तो उस केस में क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स जो है इनके ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लगेगा, जिस वजह से ये अपनी मर्जी से रैंडमली जिगजैग मूव करेंगे। लेकिन इनके पास इतना फोर्स नहीं है कि इस रीजन को क्रॉस कर पाए, बट वो यहाँ से इस वाले टर्मिनल से टकरा कर वापिस ही कंडक्टर के अंदर आएंगे, फिर यहाँ से टकरा कर वापिस ऐसे आ जाएंगे। तो हम क्या कहेंगे कि नेट उसमें से कोई भी लीव या देखो लीव आउट और एंटरिंग नहीं हो रहा है कोई भी चार्ज पार्टिकल, देयरफॉर यहाँ पे कोई भी करंट नहीं है। बट इस वाले रीजन में इस फोर्स की वजह से इस कंडक्टर को इलेक्ट्रॉन लीव कर रहे हैं और यहाँ से इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहे हैं, देयरफॉर हम यहाँ पे क्या कहेंगे कि ये जो पोर्शन है ये क्या कर रहा है, करंट को कंडक्ट, यहाँ करंट की वैल्यू 0 नहीं है। ठीक है, आपको क्लैरिफाई हो गया होगा करंट कैसे कंडक्टर में फ्लो करती है। अब मान लो कि हमने कंडक्टर के अंदर जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है, यानी जब तक बैटरी कनेक्टेड है उस टाइम तक
जो भी करंट होगी वो हमारी क्या होगी, कन्वेंशनल करंट। लेकिन जैसे ही हम बैटरी को हटा देंगे तो उस टाइम पे शॉर्ट टाइम के लिए जो भी करंट होती है, ठीक है, जब भी आप किसी चीज़ को सडनली, जैसे कि आप मान लो फ़ैन है उसको सडनली बंद कर ले, मान लो इलेक्ट्रिसिटी तो आपने बंद कर ली, लेकिन उसके बाद भी वो फ़ैन क्या करता है, मूव करता रहता है। तो वो जो स्मॉल अमाउंट ऑफ शॉर्ट टाइम के लिए जो करंट होती है, इस तरह की करंट को हम क्या कहते हैं, ट्रांजिएंट करंट कहते हैं। ठीक है, क्या कहेंगे हम, ट्रांजिएंट करंट कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। एक्चुअल में ड्रिफ्ट वेलोसिटी है क्या, ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इसका एक क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा सभी सेट्स के अंदर। ठीक है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्चुअल में होती क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द एवरेज वेलोसिटी। ध्यान रखना एवरेज है, एवरेज आपको पता है एवरेज क्या होती है, मीन वैल्यू होती है इनिशियल से लेके फाइनल तक। एवरेज वेलोसिटी with which the free electron get drifted, जिसकी वजह से फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ड्रिफ्टेड हो जाता है। ड्रिफ्टेड का मतलब एक तरह से उन्हें पुश लगता है, धक्का लगता है, कहाँ पे, टूवर्ड द पॉजिटिव एंड ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर का जो भी पॉजिटिव एंड होगा, मान लो कि हमने क्या किया, अंडर द इम्पैक्ट ऑफ एक्सटर्नल फील्ड, मान लो कि हमने बाहर से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया, ये मेरे पास कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, अप्लाइड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। इस फील्ड की वजह से जब इलेक्ट्रॉन्स को, जो भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, उन्हें जब फोर्स लगेगा, उस फोर्स की वजह से उनकी जो भी वेलोसिटी होगी, ठीक है, जिस वेलोसिटी से वो क्या करेंगे, पॉजिटिव एंड की तरफ मूव करेंगे, जितने भी इलेक्ट्रॉन, उन सभी इलेक्ट्रॉन की जो एवरेज वेलोसिटी होगी, उस एवरेज वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहेंगे। ठीक है, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं 10⁻23 हैं या 10⁻25 है, वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स की जो भी एवरेज वेलोसिटी होगी उसे हम क्या कहेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहेंगे। तो हम इसके लिए एक्सप्रेशन कैसे डिटरमाइन करेंगे, हमारा नेक्स्ट जो एम है वो है इसके लिए एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो देखते हैं कैसे करते हैं। एक्सप्रेशन के लिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए हम क्या कंसिडर करते हैं, कंडक्टर। मान लो कि ये मेरे पास ए बी एक कंडक्टर है, ठीक है, इस कंडक्टर के अंदर क्या है, एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, इतने इलेक्ट्रॉन्स इस कंडक्टर के अंदर हैं। ई इज द चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन, हमें पता है एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होगा। ठीक है, अब हमें पता है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एब्सेंट है, ठीक है, मान लो कि ये जो कंडक्टर है इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लग रहा है, हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड को ज़ीरो शो कर देंगे। ज़ीरो का मतलब क्या होगा, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, एब्सेंट है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एब्सेंट होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सारे के सारे क्या करेंगे, रैंडमली मूव करेंगे। ठीक है, रैंडमली मूव करेंगे, मान लो एक इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, एक इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे, ड्यू टू रैंडम मोशन जो एवरेज होगी, ठीक है, एवरेज इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एवरेज जो इनिशियल, चाहे आप ऐसे रिप्रेजेंट कर लें चाहे आप ऐसे रिप्रेजेंट कर लें, दोनों ही एक ही मीनिंग होता है। तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे कि जो हमारी एवरेज इनिशियल वेलोसिटी होगी किसकी, इलेक्ट्रॉन्स की, वो क्या होगी, ज़ीरो होगी, क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रॉन यहाँ से लिव नहीं कर रहा है। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव कर, तो कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन उसके अपोजिट डायरेक्शन में ज़रूर मूव करेगा, क्योंकि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं, तो चांसेस है कि एवरेज इनिशियल वेलोसिटी जो है वो ज़ीरो होगी। देयरफॉर हम क्या कहेंगे, हमारी करंट क्या होगी, ज़ीरो। ठीक है, अब मान लो कि मैंने कंडक्टर पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया, ठीक है, इसका मतलब है ज़ीरो नॉट होने का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है। ठीक है, ये मेरा टर्मिनल है, यहाँ पे कैसा फील्ड लग रहा है, पॉजिटिव, और यहाँ पे कैसा लग रहा है, नेगेटिव लग रहा है। तो अब मान लो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया, तो जिसकी वजह से हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या कर लेंगे, फ्लो करना शुरू करेंगे, कहाँ की तरफ, पॉजिटिव एंड की तरफ। ठीक है,
और हम क्या कहेंगे कि एफ ई क्या होगा, फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स क्या होगा, चार्ज मल्टीप्लाई बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है, माइनस ई। ये नेगेटिव साइन क्या बता रहा है कि फील्ड और फोर्स की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। ठीक है। और अगर हम क्या कहें, m इज द मास ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का मास है, तो हमें पता है फोर्स किसके इक्वल होता है, फोर्स जो होगा इलेक्ट्रॉन के ऊपर वो किसके इक्वल होगा, m इंटू में एक्सलरेशन माइनस ई ई। तो देयरफॉर जो हमारा एक्सलरेशन आएगा वो कितना आएगा, ई ई डिवाइडेड बाय m। ये ई तो चार्ज है और ये ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, एक्सलरेशन आ गया। अब मान लेते हैं कि एवरेज टाइम फॉर विच इलेक्ट्रॉन एक्सलरेटेड बिफोर सफरिंग अ कोलिजन, कि इलेक्ट्रॉन क्या है, किसी भी इलेक्ट्रॉन या किसी भी एटम, ठीक है, जो भी इस मेटल के अंदर है कोई इलेक्ट्रॉन या फिर कोई एटम, उससे कोलिजन से पहले पहले जो भी वो डिस्टेंस ट्रेवल करता है उसमें जो टाइम लेता है एवरेज टाइम, उस टाइम को हम मान लेते हैं टो। ठीक है, उस टाइम को हम क्या मान लेते हैं, टो। टो क्या है हमारा, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, क्या है ये हमारा, टो है हमारा एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, दोबारा बता देती हूँ, टाइम फॉर विच ईच इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड बिफोर सफरिंग अ कोलिजन। कोलिजन होने से पहले जो भी एवरेज टाइम है जब तक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है फ्रीली, उस टाइम को हम क्या कहेंगे, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम कहेंगे। ठीक है। एंड हम मान लेते हैं वी डी क्या है हमारी, यहाँ पे वी डी है हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। चाहे आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोल दो, चाहे आप कह दो एवरेज फाइनल वेलोसिटी, किसकी, ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब हम जैसा कि जानते हैं कि फाइनल वेलोसिटी क्या होती है, हमें पता है फाइनल वेलोसिटी होती है हमारी इनिशियल वेलोसिटी एक्सलरेशन इनटू में टाइम। ठीक है, हमें ये पता है ये है। तो सिमिलरली हम यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी निकालेंगे। फाइनल वेलोसिटी जो होगी हमारी, यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होगी, वो होगी हमारी इनिशियल एवरेज वेलोसिटी एक्सलरेशन ऑन इलेक्ट्रॉन इनटू में रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है। अब हमें पता है कि इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो आएगी वो किसकी आएगी, ज़ीरो प्लस में ए इंटू टो, यानी कि माइनस ई टो बाय एम। ठीक है। और ये जो नेगेटिव साइन है, ये नेगेटिव साइन क्या बता रहा है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या है, अपोजिट है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या है, अपोजिट है। देयरफॉर जो हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी आई वो कितनी आएगी, ई इलेक्ट्रिक फील्ड टो डिवाइडेड बाय एम। ये तो था हमारे पास इन वेक्टर। अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें, ठीक है, इन वेक्टर को ना ले तो ये किसके इक्वल होगा, चार्ज मल्टीप्लाई बाय इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई बाय रिलैक्सेशन टाइम डिवाइडेड बाय मास ऑन ईच इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये हमारे पास मैग्नीट्यूड आ गया। नोट करने वाली बात है यहाँ पे, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जो आपके पास न्यूमेरिकल आता है, नोट करने वाली बात है, जिसके ऊपर आता है 2 मार्क्स में या 1 मार्क्स में आते हैं न्यूमेरिकल, ध्यान रखना। इस क्वेश्चन में से 101% श्योर हो एक क्वेश्चन आएगा। नोट करना है ये है कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर को राइज करते हैं, रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होता है। अगर रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होगा तो इट मीन्स ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी हमारी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो हम कह सकते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिक्रीजेस विद इंक्रीजेस टाइम, सॉरी टेम्परेचर। जैसे जैसे हम टेम्परेचर को राइज करेंगे हमारे ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। अब क्वेश्चन आता है ये कैसे होती है। तो हमें पता है कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो इट मीन्स काइनेटिक एनर्जी बढ़ा रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी बढ़ा रहे हैं तो इट मीन्स हमारी वेलोसिटी बढ़ रही है। कौन सी वेलोसिटी, इलेक्ट्रॉन की इनिशियल वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा था, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी बढ़ रही है किसी रीज़न के लिए। मान लो कि पहले इस डिस्टेंस को कवर कर रहा था
2 सेकंड के अंदर। वेलोसिटी इंक्रीज होने का मतलब क्या है कि अब ये पार्टिकल इस डिस्टेंस को कवर कर रहा है हाफ सेकंड के अंदर, तो इसका मतलब टाइम कम हो रहा है, ठीक है। और इसी वजह से हमने क्या कहा, रिलैक्सेशन टाइम क्या हो रहा है, कम हो रहा है। वेलोसिटी बढ़ रही है, इसका मतलब टाइम क्या हो रहा है, कम हो रहा है। कोलिजन का टाइम कम हो रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन ज़्यादा तेज़ी से कोलाइड कर रहे हैं। और हमें पता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी कोलिजन टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, देयरफॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग इन टाइम। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो है मोबिलिटी। मोबिलिटी क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी एक यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कितनी ड्रिफ्ट वेलोसिटी लग रही है। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इस सिंबल से, म्यू से। तो ये क्या होगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू होती है वी डी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है ई। अगर हम इन दोनों को डिवाइड कर दें मैग्नीट्यूड वाइज, तो हमें पता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी वैल्यू होती है ई टो बाय एम डिवाइडेड बाय ई। सो ई से ई कैंसिल, तो हमारे पास मोबिलिटी का जो एक्सप्रेशन आएगा वो क्या आएगा, ई टो बाय टाइम। तो इन्हें ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। एक चीज़ और ध्यान रखना है हम आपको यहाँ पे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट। इलेक्ट्रॉन की जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द होल्स, होल्स की ड्रिफ्ट वेलोसिटी से। अब होल्स होते क्या हैं ये मैं आपको बताऊंगी, आपका जो चैप्टर नंबर 14 है वहाँ पे, ठीक है। चैप्टर 14 है आपका सेमीकंडक्टर, वहाँ पे हम बताएंगे ड्रिफ्ट होल्स होते क्या हैं, ठीक है। जनरली मैं आपको बता देती हूँ नॉर्मली कि किसी भी क्रिस्टल के अंदर, ठीक है, किसी भी क्रिस्टल के अंदर उसके मान लो किसी भी एटम के, मान लो हम बात करते हैं किसी भी एटम के बॉन्ड जो होते हैं, ठीक है। अब बॉन्ड कब बनता है, जब दो इलेक्ट्रॉन आपस में क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं, ठीक है। और बॉन्ड कौन सा होना चाहिए, कोवलेंट बॉन्ड होना चाहिए, ठीक है। कोवलेंट बॉन्ड होना चाहिए मोस्टली, तभी होल्स बनते हैं। तो कोवलेंट बॉन्ड जब बन रहे हैं, यानी दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की वजह से जो बॉन्ड बन रहे हैं उन्हें कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं। तो उनकी जब शेयरिंग से बन रहे हैं तो उनमें से एक इलेक्ट्रॉन अपनी जगह को लीव करते हैं, तो वहाँ पे जो वैकेंट स्पेस बनता है उस वैकेंट स्पेस को हम क्या कहेंगे, होल्स कहेंगे। इसके बारे में डिटेल में हम चैप्टर 14 के अंदर स्टडी करेंगे। बस आपको ध्यान रखना है, एम्प्टी स्पेस लीव्ड बाय फ्री इलेक्ट्रॉन्स। जब इलेक्ट्रॉन मूव कर जाएगा अपने बॉन्ड से, वहाँ पे जो एम्प्टी स्पेस रह जाता है उस एम्प्टी स्पेस को हम क्या कहते हैं, होल्स कहते हैं। उनका मास उनका जो मास होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन से बहुत ज़्यादा होता है। अब हम जैसे जानते हैं कि मोबिलिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मास के, तो जैसा कि मास होल्स का ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन से, देयरफॉर इलेक्ट्रॉन की जो मोबिलिटी है वो ज़्यादा हो गया एज़ कम्पेयर टू होल्स, क्योंकि होल्स बहुत धीरे धीरे, उनका मास ज़्यादा है तो वो ज़्यादा तेज़ी से नहीं मूव कर पाएंगे, जबकि इलेक्ट्रॉन का मास कम होता है तो वो बहुत फास्टली इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर क्या करेंगे, मूव करेंगे, ठीक है। तो अगर हम यूनिट की बात करें, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की यूनिट तो क्या होगी, वेलोसिटी। वेलोसिटी यूनिट तो क्या होती है, मीटर पर सेकेंड। डायमेंशनल फॉर्मूला आपको पता है। अगर हम मोबिलिटी की बात करते हैं तो मोबिलिटी की जो यूनिट आएगी वो क्या आएगी, मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय न्यूटन पर कुलाम। तो इसकी यूनिट बनेगी मीटर कुलाम पर न्यूटन पर सेकेंड, ठीक है। और आप बोल सकते हो मीटर कुलाम पर सेकेंड वोल्ट, सॉरी मीटर स्क्वायर, कुलाम नहीं आएगा, कुलाम ये यहाँ पे क्योंकि हम यहाँ पे अगर हम वोल्ट ले रहे हैं, वोल्ट पर मीटर अगर इसकी यूनिट ले रहे हैं, ठीक है, ये वाली यूनिट ले रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू पोटेंशियल डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, तो इसकी यूनिट बनेगी मीटर स्क्वायर कुलाम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड पर वोल्ट, ठीक है। इसका जो डायमेंशनल फार्मूला है अगर आप देखें तो इसका डायमेंशनल फार्मूला आएगा हमारे पास M1T2A1। ये आप खुद कैलकुलेट कर सकते हो ये कैसे आया है, ट्राई करके देख लेना आप। और मोबिलिटी क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, यानी कि अगर हम टेम्परेचर को राइज करेंगे
तो उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होगा, रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होगा तो मोबिलिटी भी डिक्रीज होगी। देयरफॉर दे आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। ठीक है, तो आज हम यहीं पे फिनिश करते हैं, बाकी टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।